नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वेबिनार में। हर बार की तरह आज हम फिर से एक साथ एक वेबिनार में इकट्ठे हुए हैं और आज का जो वेबिनार है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के ऊपर। तो इस वेबिनार में हम बहुत सारी जानकारी भी लेंगे और साथ साथ आप लोगों की क्वेरीज भी लेंगे रिगार्डिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्वेरीज लेने से पहले आप सारे लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। उससे पहले क्वेश्चंस लेने से पहले मैं आपको जनरल चीजें बताऊंगी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में, जो कि आपको आपकी बीमारी समझने में बेहतर आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते ही क्या है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहलाती हैं, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें यूज करने चाहिए, जिनको फॉलो करके हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से अगर ग्रसित हैं तो हम उससे बच सकते हैं, और अगर हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है तो आने वाले समय में नहीं होगा, और अगर ऑलरेडी है तो काफी हद तक हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस तो हम आपके लेंगे, चैट बॉक्स से भी क्वेश्चन लेंगे, ऑन कॉल भी क्वेश्चंस लेंगे। इसके अलावा शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के जनरल इंट्रोडक्शन से। तो अभी हमारे साथ ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं 111 पार्टिसिपेंट्स अभी कनेक्ट कर चुके हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। बहुत से लोगों को बहुत सारी डिजीजेस इनमें से होंगी भी, पर उन्हें शायद यही नहीं अभी तक पता होगा कि मेरी वाली जो डिजीज है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर आती है। तो जितने भी लोगों को डायबिटीज है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, हाइपरटेंशन एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डिसलिपिडेमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं जिनका डायरेक्ट लिंक होता है आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के साथ। इसके अलावा ओबेसिटी, ओबेसिटी भी आपका एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो जितने भी लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जिन जिन बीमारियों के मैंने अभी नाम लिए हैं, ये बीमारियां आपको आपके पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से या मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से हुई हैं। अब इन बीमारियों की आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, जितनी मर्जी दवाइयां ले लो, जितना मर्जी सप्लीमेंट्स ले लो, वो तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक आप अपने मेटाबॉलिज्म को सही नहीं कर लेते। जब तक आप अपने मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर लेते। जो मेटाबॉलिज्म कम है उसको नॉर्मल कर लो, जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसे अ, नियंत्रित कर लो, बैलेंस कर लो। तो अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को ओके कर लेते हो तो आप मान के चलो आपकी ये जो बीमारियां है ना, काफी हद तक यूं ही कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है आपका, ये खराब कैसे होता है, ये सारी चीजें भी समझना बहुत बहुत जरूरी है। रूटीन में वो लोग जो बहुत ज्यादा शुगर बेस्ड ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है, जैसे आप मान के चलो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, या बहुत सारे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, सोडाज हैं, या बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं मार्केट में, वो सब के सब आपके शुगर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट जूसेस आते हैं जिनका नाम तो फ्रूट जूस होता है, या कोई स्पेसिफिक फ्रूट का जूस उसमें है ऐसा बताया जाता है आपको एडवर्टाइजमेंट में, पर उसके अंदर एक्चुअल में कोई फ्रूट नहीं होता। उसमें फ्रूट का एक आप बोलोगे एक एसेंस डाला होता है, या सिर्फ वो एक शुगर बेस्ड ड्रिंक्स होते हैं। तो वो लोग जो बहुत लंबे समय से फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं, बहुत ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का स्पेसिफिकली सेवन करते हैं, और इसके ऊपर से आपका जो लाइफ स्टाइल है वो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है, यानी कि आपकी जो जीवन शैली है वो आपकी आधुनिक जीवन शैली है। आपका सिटिंग ज्यादा रहता है, आप घंटों अपने चेयर पे ही बैठे रहते हो, आपका बिल्कुल भी वॉकिंग नहीं है ना। आप गाड़ी से आते हो, गाड़ी पार्क करते हो, अपने सोसाइटी में पहुंचते हो, वहां से लिफ्ट लेते हो, तो आपका जो चलने फिरने वाला जो रूटीन है वो तो रहता ही नहीं है ना। हम मशीनी युग में कहीं ना कहीं खुद भी एक मशीन से ही बन गए हैं। ठीक है, तो अपने आप को जितना आप नेचर के करीब रखोगे, जितना आप नेचुरल चीजें खाओगे, जितना आप चलोगे फिरोगे, शुद्ध हवा शुद्ध पानी लोगे, जितना आप एक्सरसाइज करोगे, उतना ज्यादा आप इन सारी डिजीजेस से बच सकते हो, क्योर हो सकते हो।
और पूरी तरह से इन बीमारियों से निजात भी पा सकते हो, क्योंकि ये जो बीमारियां आपको हुई है ना, ये कहीं ना कहीं आपको आपकी ही गलतियों की वजह से हुई है। तो इसको कोई और ठीक नहीं कर सकता, आप ही ठीक कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे साथ ऑलमोस्ट 150 पार्टिसिपेंट्स अभी कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हमने काफी कुछ जाना, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं, किस वजह से आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है। और अभी हम जानेंगे कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसको कैसे आप पहचान सकते हो, आपके शरीर में से क्या चेंजेस हैं जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि भाई मुझे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या कहीं ना कहीं मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अचानक से अगर आप देखते हो आपकी रिपोर्ट्स के अंदर, मान के चलो यंग एज में फैटी लिवर आ रहा है, आप ना नॉनवेज खाते हो, ना आप अल्कोहल लेते हो, ना आपका कोई ऐसा कोई बीमारी चल रही है, पर यंग एज में आप देखते हो आपको कहीं ना कहीं फैटी लिवर आने लग गया। तो आप मान के चलो आपको अगर यंग एज में 20-30 साल की उम्र में आपको फैटी लिवर डिटेक्ट हो रहा है, तो ये आपके लाइफस्टाइल के अंदर खराब चेंजेस की वजह से है, ये मेटाबॉलिज्म की वजह से, ये आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा अगर आपको बहुत कम एज में शुगर की बीमारी हो गई है, आपकी एज 20-30 साल की उम्र में 35 ईयर्स तक है मैक्सिमम, फिर भी आपको शुगर आ गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यंग एज में आप देखते हो आजकल बीपी, शुगर, ये सारी बीमारियां आती हैं, ये क्यों हो रहा है? ये सब का सब जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा बढ़ता हुआ वजन, आज के टाइम पे आप देखोगे टीनेज से ही कई लोग ऐसे होते हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, और वो एक होता है ना, ओबीज कैटेगरी में आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा अननेसेसरी उनका वेट गेन होने लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। और आपके मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हैं उसको पनपने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार होते हैं, वो होते हैं आपका कोई एक्सरसाइज ना करना, सारा दिन आप चेयर पे बैठे रहते हो, या आपका सिटिंग बहुत ज्यादा है। और तीसरी चीज जो आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को और ज्यादा खराब कर सकता है वो है आपका स्लीप पैटर्न। अगर आपका स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब्ड है, बिगड़ा हुआ है, आप देर रात तक जागते हो और बहुत लेट सोते हो, इसके साथ साथ अगर स्मोकिंग, अल्कोहल का भी आपको हैबिट है, तो कहीं ना कहीं जो आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है ना उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। स्पेसिफिकली आप देखोगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से जो ओबेसिटी होती है वो सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब आपका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। बोलते हैं ना कम एज में तोंद निकल गई, या पेट बहुत ज्यादा भारी हो गया है, ऐसे सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक बार ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शुरू हो गए तो एक के बाद एक एक करके आप देखोगे बीमारियां बढ़ती जाती हैं। बीपीओ, वजन बढ़ गया तो बीपी और शुगर होने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। वो भी हो गया तो कहीं ना कहीं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सारी चीजों के जब आप मेडिसिन खाओगे तो आपकी किडनीज पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। तो एक के बाद एक के बाद एक ही बीमारियों का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जाता है। और आप देखोगे नॉर्मली इसका जो मेडिसिन है वो बैलेंस करने वाला मेडिसिन है। क्योर की बात अगर हम करें तो वो एलोपैथी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको मेडिसिन देंगे, अगर शुगर बढ़ जाएगा तो कम करने की दवाई देंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो कम करने की दवाई देंगे, हाई बीपी को कम कर देंगे। पर उस बीपी, उस बढ़ी हुई शुगर और उस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ट्रीटमेंट वहां पे नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो मिलता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में डिटॉक्स करके जो इतने समय का आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, वो सारे के सारे टॉक्सिन्स को आप शरीर से बाहर निकाल सकते हो, जिससे आपकी जो दवाइयां हैं वो ताउम्र नहीं चलती। कुछ समय दवाइयां खा के जब तक आपके पैरामीटर्स नॉर्मल नहीं आते तब तक आप मेडिसिन ले सकते हो, और पहले के जो साइड इफेक्ट हुए उसको भी निकाल सकते हो, और आने वाले टाइम पे उन साइड इफेक्ट्स की वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना आए उसको भी आप क्योर कर सकते हो। राइट। तो अभी हमने काफी जानकारी ली है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में। ये चीजें बताने का जो मोटिव है वो आपको आपकी बीमारी समझने समझाने के लिए है। क्योंकि देखो दवाइयां लिख के देना या आपको कोई भी चीज मैंने लिख के दे दिया प्रिस्क्रिप्शन में, वो इलाज नहीं है। वो तो आप फॉलो कर ही लोगे, पर आपके अंदर आपको खुद भी पता होना चाहिए कि दवाइयां अगर मैं खा रहा हूँ, अगर मैं अपना पंचकर्मा करा रहा हूँ, दवाइयां करा रहा हूँ, वट, उसके साथ अगर मैंने अपनी इन इन चीजों पे काम नहीं किया तो ये बीमारियां मेरी बार बार बढ़ के आएंगी।
तो ये जो डाइट में मैंने आपको चेंजेस बताए हैं, जो सारी बातें आपको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं आप गलती से भी अगर कोई ऐसी कोई भी गलतियां कर रहे हो तो आप मत करो, तो आप संभल जाओ। ठीक है। अगर आप अपने लेवल पे अपने डाइट देखो, आपकी डाइट आपके हाथ में है, आपकी डाइट मेरे हाथ में नहीं है। आपके किचन में क्या बन रहा है वो आपको पता है, उसके लिए मैं हमेशा नजर नहीं रख सकती। आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, आपका खाना कैसा है, आप फास्ट फूड खा रहे हो नहीं खा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करता। पर आपको वो चीजें फॉलो करने के लिए वो चीजों का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो चीजें फॉलो करना क्यों जरूरी है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वेबिनार के थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ, ताकि अगर आप अपनी रूटीन में ऐसी कोई भी गलतियां कर रहे हो तो अपने लेवल पे आप वो सारी की सारी जो चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं अपने लेवल पे क्योर करना शुरू कर दो। तो ये सारी चीजें जो बताने का मोटिव है वो यही है। ठीक है। अभी ऑलमोस्ट हमारे साथ 198 पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़ चुके हैं। तो अभी धीरे धीरे हमारे साथ और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे कनेक्ट होंगे। ऑलमोस्ट 200 प्लस हो गए हैं अभी। ठीक है। तो अभी थोड़ी सी चीजें और जानेंगे समझेंगे, उसके बाद मैं आपकी एक एक करके क्वेरीज लूंगी। तो जितने भी लोगों को बीपी शुगर थायराइड, आई थिंक काफी पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। तो अभी मैं आपसे बात करूंगी। एक बार हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक अभी लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे साथ जीरकपुर में यहाँ पे काम करते हैं, हेड ऑफिस में काम करते हैं। और उनका पिछले 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे रहा है। इसके अलावा ये किडनी के पेशेंट्स भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट डॉक्टर अभिषेक से भी बात कर सकते हो, मेरे से भी बात कर सकते हो। उनसे बात करने के लिए एक नंबर वो आपको अभी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। तो एक बार सारे वो नंबर प्लीज नोट कर लीजिए, एक बार इसको जूम कर दीजिए। जो नंबर है डॉक्टर अभिषेक एक बार चेक कर लीजिए, इस पे जो स्क्रीन है ना, हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस पे किसी और का नाम दिखाई दे रहा है। तो वो या तो मुझे इस पे वो कर दो हाईलाइट। तो नंबर आप सारे नोट कर लो, 771037 771037। ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस नंबर पर आप अपने नाम के साथ अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम उसमें आप लिख सकते हो। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉक्टर्स हैं वो आपसे बात करेंगे और आपको अकॉर्डिंगली चीजें गाइड करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं चैट से कुछ क्वेरीज ले लेती हूँ, चैट बॉक्स से हम पहले कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम वन वन ऑन वन आप लोगों से ऑन कॉल भी बात करेंगे, और बीच बीच में हम कुछ टेस्टिमोनियल्स भी देखेंगे। ठीक है। आपकी ही प्रॉब्लम्स जैसे जो और भी बहुत सारे लोग हैं, वो कैसे क्योर होते हैं, कैसे डिटॉक्स से उनकी बीमारियां रिवर्स भी होती है, वो सारी बातें समझेंगे। तो अभी हम चैट बॉक्स से कुछ क्वेरीज लेंगे। हम्म। अभी राजू जी ने बोला है थायराइड का इलाज बताएं। तो राजू जी, आपके माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों को बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम पे जो कि थायराइड की प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं। तो पहले तो मैं एक चीज बता दूं, थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्रंथि है जो हम सबके गले में मिलती है। वहां से कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं, कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन होता है। अगर वो कम हो जाए या बढ़ जाए तो बीमारी हो जाती है। अगर कम हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, अगर बढ़ जाए तो हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। अब राजू जी, जो थायराइड है उसका क्योर है, उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम टैबलेट्स की, कैप्सूल की, लिक्विड की फॉर्म में आपको देते हैं। इसके अलावा थायराइड को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारा डिटॉक्स प्रोसेस है, वो भी आप करवा सकते हो। सारी उम्र थायराइड की दवाई खाकर कोई मतलब नहीं है। थायराइड के लिए बहुत अच्छा एक आयुर्वेद में प्रोसेस होता है जिसे वमन कहते हैं, वो करवा सकते हो, विरेचन करा सकते हो। इसके लिए बहुत सारी बस्तियां हैं, वो करा सकते हो। और कई लोगों को ग्वाइटर भी हो जाता है, तो उससे रिलेटेड भी अपने पास काफी अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत सारे लेप हैं, बहुत सारी बस्तियां हैं जो कि हम दे सकते हैं। तो अगर आपको थायराइड है, पहले तो देखना पड़ेगा कौन सा थायराइड है और क्या उसका लेवल है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। और जो थायराइड डिसफंक्शन है वो भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है।
ठीक है। तो एक बार आप जरूर अपनी रिपोर्ट्स राजू जी शेयर करें, एक बार हमें सारी चीजें आपकी देखनी पड़ेगी। ठीक है। राधे जी कह रही हैं शरीर में दर्द होता है और थकान रहती है। देखो, शरीर में दर्द होना, थकान होना के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर हाँ, ये कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे ये थायराइड में भी काफी कॉमन होता है, हाइपोथायराइडिज्म में बहुत कॉमन होता है। जिन पेशेंट का थायराइड कम होता है उनको हमेशा थकान रहती है, हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट का वजन अचानक बढ़ जाता है, थकान रहती है। और कई बार ऐसे पेशेंट्स का जो विटामिन डी है वो भी बहुत कम होता है, तो कई बार ये पेन्स होती हैं। तो एक बार हमें आपकी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। जो नंबर आपको स्क्रीन पे एक बार बताया वो आप बताएं। सुनीता जी कह रही है मुझे थायराइड है, मेरी एज 33 है और वेट 40 है। मैंने जीना सीको से कांटेक्ट किया था, गोली बंद करने को कहा था, पर कुछ टाइम से मुझे वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा है। ओके। तो जैसा आप बता रहे हो, आई थिंक आपको हाइपोथायराइडिज्म है। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, एक बार तो आप अपना थायराइड प्रोफाइल दोबारा से एक बार करा लो। T3 T4 TSH या थायराइड प्रोफाइल TFT आप करा सकते हो। इसके अलावा एंटी थायराइड एंटीबॉडीज भी होती हैं जो कि हमें करानी पड़ती है, कई बार इसका कुछ ऑटो इम्यून कारण भी होते हैं। तो एक बार आप वो करवा लीजिए। आपका करंट स्टेटस क्या चल रहा है, उसके बाद ही हम आपको सारी चीजें बता पाएंगे। इसके अलावा, ओके, मेरा बहुत दिनों से पेट साफ नहीं होता है। देखो, पेट साफ ना होना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का एक बहुत कॉमन सिम्टम है। सबसे पहले सिम्टम्स यहीं से शुरू होते हैं कि पेट में गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। किनारी जी कह रही है मेटाबॉलिज्म रेट कैसे हाई करते हैं। देखो, मेटाबॉलिज्म रेट हाई करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडी का वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। दूसरी चीज, आप हमेशा गर्म पानी का सेवन करो। ठंडा पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो पुअर होता ही होता है। और गर्मियां आते ही बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट फ्रिज का पानी यूज करते हैं, या बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या खड़े खड़े एक एक बॉटल पी जाते हैं, या बहुत ज्यादा आइसक्रीम्स खाते हैं, या कुछ भी ऐसी ठंडी चीजों का ज्यादा सेवन करते हो। देखो, आपके पेट में एक डाइजेस्टिव फायर है, उसको खाना आपका डाइजेस्ट करना है, पचाना है। अगर आप अगर वो आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम है। आप खाना बनाते हो, मान के चलो आपकी गैस है, आपने फुल कर दी, आप खाना बनाओगे वो जल जाएगा। अगर आपने बिल्कुल कम कर दी तो खाना बनेगा ही नहीं, कच्चा रह जाएगा। तो जो गैस है उसको आपको नॉर्मल सी रेंज में रखना पड़ेगा, कि जिससे आपका जो खाना है प्रॉपरली कुक हो जाए और आपकी न्यूट्रिएंट्स भी ना खराब हो और आपका खाना खराब ना हो। पर जब हमारी अग्नि, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि सारे के सारे जो रोग हैं वो अग्नि से स्टार्ट होते हैं। अगर आपकी अग्नि खराब हो गई, विषम हो गई, कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो सारे प्रॉब्लम वहां से शुरू होते हैं। तो सबसे कॉमन चीज है, लोग बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं, तो ये आपके पुअर डाइजेशन का एक कारण है। इसके अलावा गलत समय पे खाना खाना, ठीक है, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं विषमाशन, यानी विषम समय में विषम क्वांटिटी में खाना खाना। जैसे कोई रात को मान के चलो लेट नाइट शिफ्ट काम करते हैं, बहुत से लोग हैं वो रात में 12-1 बजे खाना खा रहे हैं। ठीक है। किसी ने सुबह ब्रेकफास्ट किया किया नहीं किया तो डायरेक्ट ऑफिस में जाके 12-1 बजे खा रहे हो। तो ये सारे जो कारण है कहीं ना कहीं आपके शरीर में आम को उत्पन्न करते हैं, और आम हमेशा अग्नि डिस्टर्ब होने से ही बनता है। और यही कारण है आने वाले समय पे आपको बहुत सारे सिम्टम्स, ये बड़ी बड़ी बीमारियां, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है, फैटी लिवर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें वहां से शुरू होती हैं। अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 39 ईयर्स है, मेरा वेट 34 kg है। देखो, अगर आपका 39 ईयर्स में 34 kg वेट है, चाहे आपकी हाइट कम भी हो, तो भी ये बहुत कम वजन है। तो कहीं ना कहीं मैं आपकी बोलूंगी आपकी जो अग्नि है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से आपकी जो शरीर की धातु हैं उनका क्षय हो रहा है। तो एक बार राजा जी, आपको अपनी ना रिपोर्ट्स यहाँ पे शेयर करनी पड़ेगी। एक बार हमें सारे रूटीन में आपके टेस्ट कराने पड़ेंगे, आपकी डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, फिर हम एक बार आपको बता पाएंगे आपको क्या ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। राधे जी कह रही है वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी टॉयलेट के प्रेशर ऐसा लगता है। देखो राधे जी, फीमेल्स में बार बार अगर आपको टॉयलेट का प्रेशर आता है जैसा आप बता रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम होता है यूटीआई का। जब पेशाब में पसल्स देखने को मिलते हैं तो बार बार पेशाब आता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में हम पेशाब के लिए जाते हैं, पेशाब खुल के नहीं होता, कम होता है,
जलन के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं यूटीआई जैसे आपके सिम्टम्स होंगे। दूसरी बात है, आप बोल रहे हो आपको वाइट डिस्चार्ज है, तो देखो फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है और जो वजाइना होता है वो दोनों बहुत साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट यूरेथ्रा होता है और आपका वजाइना साथ होता है, तो कई बार यूरिन का कुछ कंटामिनेशन कई बार हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन बहुत कॉमन देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा आप अगर हाइजीन का अपना ध्यान रखोगे तो वो आपका जो इन्फेक्शन है वो क्योर हो सकता है। पर एक बार आप अपनी रिपोर्ट्स एक बार शेयर करो और एक बार हमारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करो। वो आपको बताएंगे आपको क्या हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। हेलो मैम, मुझे हाई बीपी है, 20 डेज से ही टैबलेट चालू हो गई है और वेट 98 kg। अब देखो तिरुपति जी, अभी आपका एग्जैक्ट आपने अपनी एज नहीं बताई, पर आपने बताया आपका वेट 98 है, तो कहीं ना कहीं आपको ओवरवेट तो होगा ही। तो ओवरवेट की वजह से भी कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन होता है। तो मुझे लगता है अगर आप अपने वेट मैनेजमेंट पे थोड़ा काम करोगे, तो अभी आपकी दवाई शुरू हुए सिर्फ 20 दिन हुए हैं, तो काफी हद तक हम आपका जो बीपी है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और हो सकता है आने वाले समय में आपकी जो बीपी की दवाई है वो ना भी चले, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण दिख रहा है, वो है आपका बढ़ता हुआ वजन, आपका हाई बीपी। देखो जब जब आपका वजन बढ़ेगा तो बीपी, आपका स्ट्रोक का प्रॉब्लम, आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम, आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये तो होने ही है। आज नहीं होंगे, कल हो जाएंगे। ठीक है। घुटनों में दर्द होता है, ओके। किसी का क्वेरी है नी पेन। देखो नी पेन के बहुत कारण है, बढ़ता हुआ वजन भी कहीं ना कहीं एक नी पेन का एक बहुत कॉमन कारण होता है। अगर आपका वजन बढ़ेगा तो घुटनों में तो दर्द होगा ना। और फीमेल्स में स्पेशली ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही फीमेल्स मेनोपॉज के आसपास पहुंचती हैं तो उनकी बॉडी के अंदर ना कैल्शियम डिप्लीशन थोड़ा शुरू हो जाता है। तो इसलिए फीमेल्स में थोड़ा घुटनों में दर्द, ये सारी चीजें बहुत कॉमन देखने को मिलती हैं। और फीमेल्स में एक चीज और बहुत कॉमन देखने को मिलती है, वो है आपका विटामिन डी लेवल कम होना। और एक और चीज, वो सारे लोग जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उन सब में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है। तो बहुत से पेशेंट्स हमको पता भी नहीं होता बेचारों को कि वो फॉर एग्जांपल अस्थमा के लिए कोई इनहेलर्स ले रहे हैं, उसके अंदर भी कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं। तो अपनी साइड से हम लंबे समय से दवाइयां लेते रहते हैं और हमें लगता है इनहेलर क्या ही कर देगा। पर देखो जो स्टेरॉइड्स हैं उसमें काफी मेडिसिन में, इनहेलर्स में स्टेरॉइड्स होते हैं, तो लंबे समय से पेशेंट लेता रहता है तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। ओके, अभी किसी का क्वेश्चन है कि एक फीमेल है जिनको डायबिटीज और वो प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, पहले तो भाई आपको अपना डायबिटीज कंट्रोल करना चाहिए, अपना वजन कंट्रोल करना चाहिए, आपको एक बार अपने आप को डिटॉक्स कराना चाहिए। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी प्लान करने का सोचना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई डायबिटिक मदर प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा रहता है। जब कोई डायबिटिक मदर प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उसके बच्चे का वजन नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, बच्चा जो होता है बड़े हुए वजन के साथ ग्रो करता है, क्योंकि जो आपका इंसुलिन होता है ना वो ग्रोथ हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो शरीर के अंदर जो बच्चे का वेट है वो बढ़ जाता है, और ऐसे में जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो पाती, या तो फोर्सेप डिलीवरी होती है या कई बार सिजेरियन सेक्शंस होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो इसके साथ साथ हाइपरटेंशन होने का भी खतरा रहता है। देखो मैं एक चीज आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम ने। एक चीज मैं आपके माध्यम से सबको बताऊंगी, जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। आपके शरीर में एक और बच्चा आ गया है, उसके शरीर की भी आपको पूर्ति करनी है, उसके शरीर को भी आपको न्यूट्रिशन देना है। तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा उस टाइम पीरियड पे। पर अगर आपका खुद का ही मेटाबॉलिज्म पुअर है, आपको पहले से इतनी बीमारियां चल रही हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से होती हैं। तो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि पहले आपको अपने वेट पे काम करना चाहिए। अगर आप अपना वेट कंट्रोल कर लोगे तो काफी हद तक आप अपने डाइट को भी कंट्रोल करके अपने शुगर को कंट्रोल इजीली कर सकते हो। तो अगर आपका वजन कम हो गया, आपका शुगर कम हो जाएगा, तो आप एक होता है ना फ्रीली और एक हेल्दियर कंसेप्शन कर सकते हो। क्योंकि बढ़ा हुआ वजन कहीं ना कहीं एक इनफर्टिलिटी का एक कारण बन जाता है। तो हमें देखो बीमारियों को कम करना है, ना कि बीमारियों को बढ़ाना है। जो पहले से प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे फ्री होना है, तब जाके अगले स्टेप पे हमें जाना है। ठीक है। मुझे डायबिटीज, हार्ट पेशेंट और थायराइड, ओके तीनों चीजें हैं। देखो डायबिटीज, हार्ट की डिजीज और थायराइड, अगर तीनों चीजें आपको एक साथ चल रही हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा पुअर है, आपकी अग्नि होना हो कहीं ना कहीं बहुत मंद अवस्था में होगी। आप देखोगे आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें भी बहुत होती होंगी, आपकी स्किन बहुत ड्राई होगी।
आपके हेयर्स बहुत फ्रिजी होंगे। तो हम्म तो मैं आपको बोलूंगी पहले आपको अपने आप को अपना मेटाबॉलिज्म सही करना चाहिए। देखो मेटाबॉलिज्म के लिए जब भी आप पंचकर्मा कराते हो तो सबसे पहले दीपन पाचन होता है। दीपन यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाते हैं। कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाते हैं, ताकि जो आप खाओ आपको वो लगे शरीर में, उसका न्यूट्रिशन आप तक पहुंचे। उसके बाद हम पाचन कराते हैं, यानी कि जो खाई हुई चीजें उसका डाइजेशन हो, आपके एक एक टिश्यू लेवल पे, आपके एक एक धातु के लेवल पे उसका न्यूट्रिशन पहुंचे। तो दीपन पाचन से जब हमारा पंचकर्मा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, उसके साथ बहुत सारे और प्रोसेस कराते हैं जो कि आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग होता है। इसमें स्नेहन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं। स्नेहन और स्वेदन से आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो सारे के सारे आपके बोलते हैं हम कोष्ठ में इकट्ठे हो जाते हैं, उदर में इकट्ठे हो जाते हैं, पेट में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उससे हम या तो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं या फिर आपको मोशन के थ्रू बाहर निकलते हैं। देखो जब भी हम पंचकर्मा करते हैं ना उससे टॉक्सिन्स आपके दो तीन जगह से ही बाहर निकलेंगे। या तो उल्टी करके बाहर निकालेंगे, या लूज मोशंस करवा के बाहर निकालेंगे, या पसीने के थ्रू बाहर निकालेंगे, या यूरिन के थ्रू बाहर निकालेंगे। तो टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। अगर आप बाहर नहीं निकालोगे तो वो अंदर ही इकट्ठे होते रहेंगे, और जैसे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन जाएगी तो फिर हमें नई नई बीमारियां आती हैं। ठीक है, फिर नए नए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, नए नए ऑटोइम्यून डिजीज होने लग जाती हैं। तो मैं सबसे पहले बोलूंगी सबसे पहले अपने बॉडी को क्लीन करो। ठीक है, अगर आप अपनी बॉडी को क्लीन करते हो तो काफी हद तक बेटर रहेगा। एक और क्वेश्चन है मृत्युंजय, मेरा 150 से लेकर 130 तक शुगर रहता है। ठीक है, बॉर्डर लाइन से आया, आप इसे और अच्छे से मैनेज कर सकते हो अगर थोड़ा सा आप एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करते हो। एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन इनफर्टिलिटी से है, क्या एएमएच लेवल इंक्रीज किया जा सकता है? देखो जो एएमएच लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है, पर एज जो है वो मैटर करता है। देखो जैसे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक निकल रही है, ठीक है, हमारी एज हो रही है, हमारे बाल सफेद होते हैं, झुर्रियां आती हैं, उसी तरीके से हमारे इंटरनल जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो भी एज करते हैं। तो हमारे एग्स भी एज करते हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी, कम से कम एक फीमेल जब पैदा होती है तो 2.5 लाख अंडों के साथ पैदा होती है। और जब उससे प्यूबर्टी होती है, यानी कि जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तो उसके पास लगभग 35,000 के अराउंड एग्स बचते हैं, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। अब वो 35,000 एग्स के साथ हमें अपनी एज निकालनी होती है। अब वो 35,000 जो एग्स होते हैं ना, वो 40 ईयर्स के पास आते आते सिर्फ 400 अंडे रह जाते हैं। तो एज बहुत मैटर करती है। 35 के बाद हमारा एएमएच लेवल ना ऑटोमेटिकली फीमेल्स में बहुत ज्यादा डिप करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें अर्ली कंसेप्शन करना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, आपके कंसेप्शन में कहीं ना कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले तो हमें एज देखना पड़ेगा, आपका एज क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स होते हैं हमारी ओवरी में जिससे, जो हम बोलेंगे बहुत ग्रो नहीं किए होते हैं। एलोपैथी में आप देखोगे उसको पीआरपी थेरेपी के थ्रू ग्रो करवा देते हैं। ठीक है, पीआरपी में वो प्लाज्मा ले लेते हैं ब्लड से और ओवरी में इंस्टिल कर देते हैं, तो वहां से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। तो कुछ एग्स ऐसे होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं। ठीक वैसे ही हम उत्तर बस्ती प्रोसेस से ऐसी मेडिसिन देते हैं, ऐसे हर्बल ऑयल्स हैं, घी हैं, या डिकॉक्शंस हैं, वो देते हैं जो कि आपके ओवरी में जो एग्स पड़े हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी पे काम करते हैं। और कुछ ऐसे एग्स जो वहां पे फुल्ली ग्रोन नहीं है, पर हाँ अगर हम उन्हें कुछ न्यूट्रिशन दे तो वो ग्रो कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प से हम आपका एएमएच लेवल कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, पर इसमें आपका एज हमें देखना पड़ेगा। फिर आ जाता है डायलिसिस चालू है तो क्योर हो सकता है? पवन जी, डायलिसिस चालू है, क्या आपका स्टेटस है? यूरिया क्रेटिनिन, आपका अल्ट्रासाउंड क्या है? आपकी किडनियां श्रिंक तो नहीं की हैं? कोई किडनी में इन्फेक्शन तो नहीं है? ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। आपका किडनी क्यों खराब हुआ है वो देखना पड़ेगा। आपका बीपी का, शुगर का कोई स्टेटस तो नहीं है? वो सारी चीजें हमें अकॉर्डिंगली देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीजें जब तक हम नहीं देख पाएंगे तब तक हम आपको बताएंगे कैसे? तो एक बार मैं आपको बोलूंगी आप अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर करो, उसके बाद ही आपको हम बेटर बता पाएंगे। ओके, अजय जी पूछ रहे हैं मैम बीपी है और
डायबिटीज है और कब्ज भी रहती है। देखो बीपी, डायबिटीज, कब्ज, अगेन बोलूंगी बहुत पुअर मेटाबॉलिज्म है। और आयुर्वेद में तो बोला गया है जो डायबिटीज है वो एक कफज रोग है। कफज रोग मतलब उसको होता है जो आलसी इंसान होता है, जो सारा दिन बैठा रहता है। आप देखो ये आयुर्वेद में ये चीजें बहुत क्लियरली लिखी गई हैं कि वो लोग जो सारा दिन उसमें एक चीज बताई गई है कि ऐसे लोग जो खड़े होने से बैठे रहना प्रेफर करते हैं और बैठे रहने से सोए रहना प्रेफर करते हैं, मतलब आलसी लोग, डायबिटीज उन्हीं को होता है और ये कफज रोग है। तो इसमें तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो इसमें तो आपको, अगर आप अपना वमन कराते हो, स्नेहन स्वेदन दीपन पाचन कराते हो और वमन कराते हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो जब तक आप पंचकर्मा इसमें नहीं कराओगे तब तक तो ये नहीं हो पाएगा। क्या है एंड्रो, ओके। ठीक है, राकेश जी पूछ रहे हैं ट्राइग्लिसराइड 344 है। भाई राकेश जी, आपका ट्राइग्लिसराइड अगर इतना बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड सबसे ज्यादा स्ट्रोक करता है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस होते ही बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड की वजह से हैं। तो इस पे तो आपको काम करना चाहिए। और एक चीज ध्यान में रखो, जो भी हमारा जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसके अंदर हमारा कॉमन आता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड, और वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल्स में आते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो सोर्स है वो एक एनिमल प्रोटीन है। कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जो आपको कोलेस्ट्रॉल दे। सरसों के तेल से कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? एनिमल प्रोडक्ट से आता है। अब बहुत से लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली मना है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं अभी चैट से उठा रही हूँ, फिर हम कुछ पार्टिसिपेंट से वन ऑन वन बात करेंगे। ओके। एंडोमेट्रियोसिस को लेकर दो तीन क्वेश्चंस आ चुके हैं। कविता जी का भी क्वेश्चन, एंडोमेट्रियोसिस एंड सिस्ट। देखो एंडोमेट्रियोसिस क्योर होता है, बहुत से लोगों को ये लगता है एंडोमेट्रियोसिस क्योर नहीं होता। एंडोमेट्रियोसिस को पहले समझो होता क्या है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियम बच्चेदानी की अंदर की एक लाइनिंग है। ठीक है। जो अंदर का बच्चेदानी का जो टिश्यू होता है वो इनग्रो कर जाता है, अंदर ही इनग्रो कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से फीमेल को बहुत पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, बहुत पेन होता है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस होता है। अब एंडोमेट्रियोसिस के साथ कई बार कंसेप्शन नहीं हो पाता, पर एंडोमेट्रियोसिस बहुत इजीली क्योर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। एंडोमेट्रियोसिस के लिए बहुत अच्छी बस्तियां देते हैं हम, उत्तर बस्तियां देते हैं। इसके अलावा इसमें हम आपको विरेचन कराते हैं। विरेचन जो है ना, फीमेल वाले डिसऑर्डर्स में, किडनी वाले डिसऑर्डर्स में, आपके पेल्विक ऑर्गन के कोई भी डिसऑर्डर होगा ना, उसमें विरेचन बहुत बेस्ट काम करता है। आयुर्वेद बोलता है ये सारा का सारे बीमारियां, पेल्विक ऑर्गन्स की जो बीमारियां होती हैं, ये सारी की सारी आपकी अपान वायु दुष्टि के कारण होती है। तो विरेचन आपकी वही अपान वायु का अनुलोमन कर देता है, तो आपकी डिजीज ठीक हो जाती है। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, आप अपना स्नेहन करा के, स्वेदन करा के, विरेचन करा सकते हो, लीच थेरेपीज में करा सकते हो, ये सारी चीजें हम करवा सकते हैं। उत्तर बस्तियां करा सकते हो, और बहुत सारी अनुवासन और आप निरू बस्तियां जो हम करा सकते हैं। जो अनुवासन बस्तियां और निरू बस्तियां, उसके थ्रू ऐसे ड्रग्स देंगे जो कि आपके डिजीज पर काम करेंगे, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी एक कॉलर से बात करेंगे। जी। आप क्वेश्चन एक पूछ सकते हो अपना। जी, रीता आचार्य, प्रिया अग्रवाल जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सचिन कुमार, डॉक्टर कमल किशोर। रीटा आचार्य। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैडम एक्चुअली मेरे वाइफ को जो नवंबर में डिटेक्ट हुआ था कोलोन कैंसर, हम्म। पर मैंने कहीं पे भी कोई भी एलोपैथिक शुरू नहीं किया। सीधे तौर पे मैंने ये आयुर्वेदिक पे चले गए जीना सिको में, जहाँ जी। बड़ौदा के हमारे ब्रांच से हमने शुरू किया। तो जैसे ही शुरू करने के बाद 2 महीने का जब हमने पहले मार्कर टेस्ट करवाया, तो हम्म। मार्कर टेस्ट में ऑलमोस्ट 3 रिजल्ट में C19 में 300 से 100 हो गया। जी। और उनके जो डाइट्स है या वो दवाई सब हम रेगुलर फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब लास्ट यस्टरडे जो हमारा रिपोर्ट आया, उसमें 2 रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया। एक में तो जो 103 था, वो अगेन 303 हो गया है।
मार्कर का जो दैट इज C19.9 वाला। तो ओके, क्या आप ये कहाँ से बहुत बात कर मेजर? रहे हैं? हाँ आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैम, सॉरी, मैं वडोदरा गुजरात से बात कर रहा हूँ मैडम। आपने वडोदरा से इलाज लिया है? जी हाँ मैडम, डॉक्टर हितेश करके है, प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश डॉक्टर करके। प्रकाश और डॉक्टर यामिनी है उधर? जी। जी। तो देखो सर, बहुत अच्छी बात है, आप सबने सुना अभी। हमारे एक पेशेंट हैं, इनकी वाइफ हैं, जिनको कोलोन का कैंसर देखने को मिला है। तो कोलोन के कैंसर के लिए, आंतों का कैंसर जो होता है, इन्होंने कैंसर मार्कर कराया जो लगभग 300 प्लस था, और उसके बाद वो 100 आ गया। तो जो सीए मार्कर्स हैं वो काफी हद तक डाउन आ जाते हैं। तो एक बार मैं आपको बोलूंगी, रीताचार्य जी, एक बार आप वहां जाके ना, एक बार और भी जो टेस्ट होंगे वो हम देख लेंगे। आपका कोई सीटी वगैरह हुआ है एब्डोमेन का? सीटी हुआ है, उसके बाद ही ये 4 महीने का कोर्स था, अब अगले महीने पेट तो स्कैन एक होना बार है। हम ना सीटी आपका दोबारा से करवा लेंगे। कई बार आंतों के कैंसर में ना हाँ लिम्फोपैथी देखने को मिलती है, लिम्फ नोड्स होती हैं वो बढ़ हाँ जाती है, गांठें बढ़ जाती हैं। हाँ हाँ तो वो मैम। देखना वो कम हुई है या नहीं। अच्छा, लेकिन अभी उन्होंने अगले महीने कुछ पेट स्कैन करने को कहा है। हाँ, वो आप एक बार वहां डॉक्टर से मिल लो, क्योंकि वो एक बार सारी हम्म, आपकी चीजें देख के वो करा लेंगे। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रीता आचार्य जी ने। तो रीता हम्म, आचार्य जी, आप जाके मिलो एक बार। तब जी। तक मैं आपके थ्रू, और भी बहुत सारे लोगों को, कैंसर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक दो हम्म, चीजें बता देती हूँ जो अगर हर कोई फॉलो करेगा तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। प्लीज मैडम प्लीज। कैंसर का एक जो बहुत कॉमन कारण आता है वो होता है इंटरनल इन्फ्लामेशन। या। ठीक है। और जो कैंसर मार्कर्स हैं, अगर ये आपका इन्फ्लामेशन कहीं कम हो जाए ना तो ये वैसे डाउन हो जाते हैं। आप अच्छा। देखिए, बहुत सी फीमेल्स होती है जिनको फाइब्रॉइड है या पीसीओडी बहुत बड़ा है, उनमें भी CA-125 बढ़ा हुआ आता है। पर इसमें अगर हम रेगुलर बस्तियां कराते हैं, बहुत सारे आयुर्वेद में ऐसे द्रव्य हैं जो कि एंटी कैंसरस हैं, अर्बुदहर द्रव्य बहुत सारे हैं। बहुत सारे ब्लड प्योरीफायर्स हैं जो हम इसमें देते हैं। बहुत सारे ग्रंथिहर द्रव्य हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज वाले द्रव्य हैं। उन सबकी जब हम प्रॉपर बस्तियां चलाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा अपने डाइट पे ध्यान दो। कैंसर होने का एक बहुत कॉमन कारण है एसिडिक डाइट। ऐसे कैंसर ही। का जो खाना है वो है एसिडिक एनवायरनमेंट। एल्कलाइन एनवायरनमेंट में कैंसर ग्रो नहीं करता है। अच्छा। भी कहीं ना कहीं देखो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हम्म, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, यानी जिसको हम बोलेंगे आपके सेल्स गलत तरीके से बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, जी 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 वो जी। पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से ही होता है। जी तो मैम। इसमें रेगुलर अगर आप संशोधन कराते हो, यानी रेगुलर डिटॉक्स कराते हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हम्म, तो आप कोशिश करो कोई शुगर वाली चीजें नहीं लेनी, कैंसर सेल्स का खाना है शुगर। आप ओके। शुगर इंटेक कम कर दो। नो डेयरी प्रोडक्ट्स, वो नो। सब बंद किया हुआ मैम, वो सब लगातार बंद है 2 महीने से, 4 महीने से। ठीक है, नॉनवेज वगैरह आप छोड़ो, और वैसा कुछ अच्छा। हमें करना ही नहीं है। रॉ खाओ, कच्चा खाओ। और अगर कच्चा खाने से कई लोगों को ना एसिडिटी भी होती है। जी कई बार जी ऐसे जी। पेशेंट्स होते हैं जिनकी डाइजेशन बहुत पुअर होता है, बहुत अग्नि कम होती है। उन हम्म, केसेस में अगर वो कच्चा खाते हैं ना तो कई बार लोगों को एसिडिटी होती है। तो वैसे में थोड़ा सा स्टीम्ड खा लो, जैसे रॉ ओके। वेजीज खा ली, पर थोड़ा सा स्टीम्ड कर लिया है ना। जैसे हम्म, इडली वगैरह को स्टीम करते हैं ना, वैसे उसे थोड़ा सा स्टीम करके हल्का हम्म, सा उसमें ब्लैक सॉल्ट या कुछ भी, काली मिर्च वगैरह डाल के अकॉर्डिंगली आप हाँ, ले सकते हो। तो ये चीजें शुरू करो। और एक हम्म, और चीज कैंसर के लिए बहुत कॉमन है, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर आप देखोगे, देखो, जब भी आप स्ट्रेस लेते हो, हम्म, जब भी आप परेशान होते हो, एंजाइटी रहता है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। बनता है उस टाइम पे। और यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस धीरे 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 इकट्ठा होके हाँ, इम्यूनिटी डाउन हुई, आपके जीन्स में भी कुछ ऐसे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में जी इंटरनल इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है, जी। और वो धीरे धीरे एक बीमारी में कहीं ना कहीं हाँ बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ और कैंसर सेल खत्म होते हैं ऑक्सीजन जितना आप शरीर को दोगे। हाँ योगा करो, प्राणायाम करो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, है ना? हाँ थोड़ा सा एल्कलाइन वाटर स्टार्ट करो, अपनी बॉडी को एल्कलाइन करो, और हाँ डिटॉक्स करो, रिपीटेड डिटॉक्स करो। हाँ, डिटॉक्स। मैम, तो जी। ये डिटॉक्स बड़ोड़ा यहाँ आपके यहाँ सेंटर में हो सकता है, बड़ोड़ा सेंटर में? वडोदरा में हमारा डिटॉक्स होता है। अच्छा मैडम, क्या है अभी एक्चुअली थोड़ा आपको बताता हूँ, रीटा आचार्य इज माय वाइफ। हम्म। मैं एक्चुअली शी कैन नॉट टॉक, मेरे को ज्यादा, शी इज वेरी मच एक्टिव, अभी भी आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि शी इज सफरिंग फ्रॉम, बट द डे व्हेन आई डायग्नोज द कैंसर ना, आई थिंक शायद रेयर होगा कि मैंने आज तक उनको कभी एलोपैथी की तरफ जाने नहीं दिया, जस्ट ट्रस्टेड ऑन गॉड, और मैंने देखो, आयुर्वेदिक अगर शुरू किया। आपके सामने रिजल्ट्स हैं, अगर यस।
इतना रिजल्ट आया है तो आगे भी आएगा। पर एक और अब बार सर भी हमें repeat शादी है करने के डायग्नोस्टिक बाद। करके देखना पड़ेगा। जो आंतों में लिम्फ नोड्स कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस जरूर होंगे, जी वो आप मैडम। लेकर जाओ, रिपीट एक बार टेस्ट कराओ, बिफोर आफ्टर, प्लीज। वो कितना रह गया है, क्या बचा है, उसके बाद ओके। वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। ओके मैडम। ओके। ओके। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। या जी नेक्स्ट विकास पुनिया, प्रिया अग्रवाल, आप प्लीज अपना माइक माइक अनम्यूट कर सकते हो। करण रनौत, राहुल देव सोनी, राम चावला, विकास जी। जी। ये अपना आ, सवाल पूछिए। अब मैम मेरा नाम विकास पुनिया है। हम्म। मैं ऑडियो। हाँ। हाँ जी बताएं। मैं मैं एक्चुअली 39 ईयर्स ओल्ड हूँ। और मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा ही रहा है मैम कि मैं अब्रॉड भी रहा हूँ और इंडिया में भी अभी जॉब कर रहा हूँ। मेरी सिटिंग जॉब रहती है ज़्यादातर, तो मैं हम्म। 5-6 साल से मुझे शुगर डायग्नोज हुआ है। और हाइपरटेंशन के भी अभी मुझे पता चल रहा है, जैसे आपने बताया जो सिम्टम्स उनको मैं जब कोरिलेट कर पा रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं हाइपरटेंशन का भी शिकार हो चुका हूँ। तो मुझे इसके लिए मैम, और पुअर डाइजेशन है मुझे, तो हम्म। इसके लिए हेल्प चाहिए था मैम कि मुझे अब आगे क्या कहाँ से करना। बात कर रहे हो विकास जी? मैं सीकर राजस्थान से हूँ मैम। आप सीकर राजस्थान से हैं, तो आप, हमारा सीकर में भी एक सेंटर है, आप वहां जाके एक बार डॉक्टर से मिल सकते हो। और देखो एक चीज शुरू कर दो, वो है वॉकिंग। आपको रोज मान के चलो मुझे 1 घंटा चलना है, आपको चलना ही चलना है। आप कुछ मैं मत करो, आप चल तो सकते हो ना, 1 घंटा लगातार चलना है। आप वॉकिंग करोगे तो वैसे ही आपका जो शुगर लेवल है, ये सब है, वो क्योर हो जाएगा। देखो आप सब लोगों को लगता होगा कि ये तो हर कोई बोलता रहता है, एक्सरसाइज करो, योगा करो, चल लो, क्या हो जाएगा इससे? ठीक है, होता ये है कि जब हम चलते हैं, एक तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। मेटाबॉलिक रेट जब आपके शरीर का बढ़ेगा ना, बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो हीलिंग आपका शुरू होगा। दूसरी बात है, वो पेशेंट, जैसे आपको बीपी है, हाइपरटेंशन वाले आप सिम्टम्स बता रहे हो, या आपको या आपके जैसे और भी बहुत सारे दर्शकों को होगा, तो जितना आप चलोगे ना, चलने से हमारी बॉडी के अंदर हार्ट में ना कुछ साइड बाय और आर्टरीज बननी शुरू हो जाती है, जिसे कोलेटरल्स बोलते हैं। कोलेटरल्स बैठे बैठे नहीं बनते कभी किसी के शरीर में, उसके लिए राइट। चलना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जब आप चलोगे, एक्सरसाइज करोगे, व्यायाम करोगे, तो हार्ट अपने आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोलेटरल्स बनाता है। बैठे रहोगे तो नहीं बनेगा। तो देखो अपने लिए एफर्ट तो सर खुद करना पड़ेगा। इसीलिए मैं राइट। आपको बोल रही हूँ, आपका शुगर और हार्ट का अगर कोई इशू चल रहा है, आप चलो, चलने से आपका क्योर होगा। हाँ, पर छाती में दर्द हो रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, पैल्पिटेशंस हो रही है, तो नहीं चलना है, तो जाके अपनी जांच करानी है। पर वो चीजें हो ही ना, तो थोड़ा सा रूटीन बनाओ, एक बार सिकर में जाके डॉक्टर से मिलो। जी मैम। वो आपकी एक बार सारी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, सारे आपकी हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, और बहुत सारी चीजें देखो नाड़ी जीभ देखने से पता चलती हैं। तो एक बार जब हम राइट। सारी चीजें देखेंगे, करेंगे, तो ही पता चलेगा। और एक्सरसाइज करनी है, चलो, चलो 1 घंटा मान के चलो, चलो, जी मैम। चलोगे तो हार्ट की पंपिंग भी मजबूत होगी। हार्ट भी एक मसल है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। मसल का यूज नहीं करोगे, वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपकी मसल्स हैं, अगर आप चलो ना फिरो ना, तो बहुत टाइम तक ऐसे बैठे रहोगे तो मसल्स वीक हो जाते हैं। तो हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसको काम करने के लिए क्या करोगे, उसके लिए कोई अलग एक्सरसाइज थोड़ा करेंगे। वैसे चलो जिम में लोग करते हैं कार्डियो या ये सारी चीजें करते हैं, आप कुछ मत करो, आप चलो, आप वॉक करो। वॉक करोगे तो हार्ट अपनी प्रिवेंशन के लिए ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ अकॉर्डिंगली कोलेटरल्स बनाना शुरू कर देता है, तो वो आपको राइट। चलना पड़ेगा। ठीक है। जी मैम। हाँ मैडम थैंक यू। मेरा नाम राहुल देव सोनी है। मैं उज्जैन एमपी से बात कर रहा हूँ। मेरी 42 ईयर की एज है। और मेरा बैंक जॉब है, तो मेरा सिटिंग जॉब रहता है ज़्यादा। हम्म। मेरा बीपी में पिछले 1 ईयर से थोड़ा सा अप डाउन आ रहा है मैडम। तो वो जब मैं फर्स्ट टाइम घर में मशीन में फर्स्ट टाइम मेजर करता हूँ, तो वो 90 और 130 समथिंग, रन 135-40 के आसपास आता है। हम्म। फिर उसके बाद सेकंड टाइम और थर्ड टाइम करता हूँ, तो वो 85 से 90 के बीच में रेंज करता है। हम्म।
तो मैं जानना चाह, और मेरा थोड़े से घुटनों में भी दर्द रहता है अभी इस एज में, घुटनों में दर्द है, तो कुछ आप बता सकते हैं कि देखिए क्या राहुल देव रीजन? जी, इस उम्र में अगर आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, बहुत कॉमन फैक्टर है, वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। जो लोग सारा दिन इंडोर रहते हैं ना, इन सब में विटामिन डी कम होता है। आपको घुटनों में दर्द के साथ एक और सिम्टम होगा, नोट करना अगर आपको रहता है, वो है मसल में क्रैम्प्स आना। ऐसे रहते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन रहती है कभी कभी, पीठ में, हाँ बाजू में। मतलब उधर मुझे थकान थकान तो लगती है शरीर में वैसे, मतलब शाम को मुझे बहुत ज्यादा थकान लगने लग जाती है, वो होता है आपका जरूर। विटामिन डी लेवल 101% कम होगा, जाके एक बार अपना विटामिन डी चेक कराओ। देखो विटामिन डी कम होना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा राहुल देव जी, आपके थ्रू मैं बहुत सारे लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आपका विटामिन डी कम है ना, आपको बहुत ज्यादा थकान रहेगी। विटामिन डी कम होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपकी बॉडी में दर्द होगा या हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जो आम लोगों को लगता है, ये तो होता ही है। इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। विटामिन डी अगर आपके शरीर में कम है ना, आप सैड रहना शुरू करोगे, छोटी छोटी बातों को सोचोगे। जिसका विटामिन डी कम होगा उनको नींद भी नहीं आती ढंग से। विटामिन डी कम होने की वजह से इनफर्टिलिटी भी होती है, एग मैच्योरेशन नहीं होता। एग को मैच्योर होने के लिए आपको विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी अगर आपका कम है, तो ये एक हड्डियों वाला प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं। तो एक बार मैं आपको बोलूंगी, आप जाके, कहाँ से आप उज्जैन से बात करो ना, उज्जैन में हमारा सेंटर है। उज्जैन में तो नहीं है, उज्जैन के पास भोपाल, इंदौर में हमारा सेंटर है। वहां जाके आप एक बार अपने रूटीन सारे टेस्ट कराओ और देखो आपका विटामिन डी कम है या नहीं, अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लो। ठीक है। और बताओ, और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं? एक मिनट, जो बीपी का बताया मेरा 90 और 140, तो ये नॉर्मल है या हायर देखो साइड में? 140-90 थोड़ा सा आपका बॉर्डर लाइन सा चल रहा है। आपका वजन कितना है? लगभग 80 के आसपास है मैम। और एज? एज 43 है, हाइट 5'4" है। तो सर देखो, 5'4" के हिसाब से 80 kg वेट तो ज्यादा है ना। जी। मैं वॉक तो करता हूँ मैडम, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आपका खाने में भी मेरा। 70 या मैक्सिमम 70s के अराउंड ही होना चाहिए। देखो वॉक करो, आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप बैठे बैठे कोल्ड ड्रिंक, चाय कितना ले रहे हो वो भी देखना पड़ेगा ना। चाय तो हो जाती है, बाकी खाने में तो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, डाइट तो मेरा मतलब देखो, सुबह शाम का खाना है वो नॉर्मली, मतलब तो ज्यादा कोई कोशिश ऑयली। करो, कोशिश करो सनसेट से पहले पहले खा लो, उससे ज्यादा नहीं। जी। ठीक है। ओके। थैंक यू। चलो अभी हम अगली क्वेरी नहीं लेंगे, अभी हम एक वीडियो देखेंगे। अभी हमारे साथ ऑलमोस्ट 240 पार्टिसिपेंट्स अभी कनेक्ट हो चुके हैं, तो वैसे भी अभी लोग कनेक्ट कर ही रहे हैं, तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे। आपने देखा होगा, अभी हम जब से बात कर रहे हैं तब से मैं बहुत बार डिटॉक्स वर्ड यूज कर चुकी हूँ। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते भी होंगे और बहुत सारे लोगों को कुछ कंफ्यूजन्स भी होंगे। तो एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, डॉक्टर नरेश त्रेहन का एक वीडियो है। ठीक है। डॉक्टर नरेश त्रेहन इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट में एक हैं, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स में आते हैं। तो उन्होंने एक जगह ये बोला था कि पंचकर्मा जो है आपकी बॉडी को रेजुविनेट करने के लिए, दोबारा से उसका कायाकल्प करने के लिए एक बेस्ट प्रोसेस है। तो एक वीडियो आप देखो, उसके बाद में आपको ना पंचकर्मा की इंपॉर्टेंस बताऊंगी। पंचकर्मा क्यों जरूरी है। तो एक बार डॉक्टर अभिषेक वो वीडियो एक बार प्ले कर दीजिए, ताकि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को क्लियर हो जाए, जो हम इतनी देर से पंचकर्मा की बात कर रहे हैं। But basically, one says all these things that we are saying are correct. One, you should know your body to know what is wrong. हाँ यही है सवाल। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर्स, कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या You want to एजलेस हो live, you जाना? want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life continually. देखो, तो आपने ये देखा अभी इस एक वीडियो क्लिप में ये बताया है कि बॉडी को रेजुविनेट करने के लिए
सबसे जो बेस्ट एक प्रोसेस है दैट इज पंचकर्मा। तो देखो पंचकर्मा क्या होता है, अभी हम पहले ये समझेंगे, अगला क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगी। मैं आपको ना एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, आप मान के चलो आपके पास एक प्लांट है, पौधा है, ठीक है। उस पौधे में बीज पड़ा है, पर वो पौधा बहुत बेकार जगह पड़ा है। ऐसी जगह पड़ा है जहां हवा नहीं है, जहां पानी नहीं है, धूप नहीं है, और बहुत खराब हालत में पड़ा है, वो खराब हो चुका है टोटली पौधा। ठीक है, एकदम बंजर सा हो चुका है। उस पौधे को अगर आप उठा के एक खुली जगह रख दो, जहां उसको अच्छी धूप मिले, जहां आप उसको पानी दे दो, जहां उसे सूरज की रोशनी मिले, तो आप देखोगे वो पौधा जो बहुत खराब हो चुका था, बेकार पड़ा था, कुछ ही दिनों में दोबारा से रेजुविनेट हो जाएगा, दोबारा से रिवाइव कर जाएगा, दोबारा से एक सुंदर पौधा बन जाएगा। वो पौधा जो बिल्कुल खराब हो चुका था, उसके अंदर लाइफ आ जाएगी। ठीक है, और वो हो सकता है बहुत अच्छा कोई फल देने वाला पौधा बन जाए, अच्छी छांव देने वाला पौधा बन जाए, आपको अच्छी ऑक्सीजन देने वाला पौधा बन जाए। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से आपका शरीर कितना भी खराब हो, आपके शरीर में कितनी भी बीमारी हो, आपके शरीर में कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हो, अगर हम उसको, जैसे हमने पौधे का हवा पानी सूरज की रोशनी ये सब बदला, ठीक उसी तरीके से अगर हम आपके शरीर को उसके अकॉर्डिंग पोषण दे दें, उसके अकॉर्डिंग डाइट दे दें, उसके अकॉर्डिंग आपका लाइफस्टाइल चेंज कर दें, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग हम बस्तियां दे दें, पंचकर्मा दे दें, ठीक है, तो आपका भी शरीर बिल्कुल नया हो सकता है। ठीक है, पर उसके लिए हमें डिटॉक्स करना पड़ेगा, दवाइयों के साथ डिटॉक्स करना पड़ेगा। उस खराब पौधे में आप जितना मर्जी खाद डाल दो, वो नहीं उतना अच्छे से ग्रो कर पाएगा, आपको उसको उसको रेजुविनेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका हवा पानी हर चीज बदलनी पड़ जाएगी, उसका न्यूट्रिशन बदलना पड़ जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से आपको भी रेजुविनेट होने की जरूरत है, आपको भी अपने शरीर को न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, उसके अंदर जो गंदगी भरी हुई है उसे शरीर से बाहर निकालने की जरूरत है। और वो बाहर निकाल के, वो घर बैठे बैठे बाहर नहीं निकलेगा। वो बाहर कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको पंचकर्मा प्रोसेस कराना पड़ेगा। और पंचकर्मा कोई मालिश ही नहीं होती है, पंचकर्मा में सिर्फ मालिश नहीं होती है। पंचकर्मा ना सिर्फ सिर्फ कोई 5 थेरेपीज होती हैं, वो 5 भी मेन थेरेपीज हैं। उन 5 थेरेपीज के अंदर बहुत सारी ढेर सारी थेरेपीज हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जस्ट जनरल बताऊंगी हम किस किस बीमारी में क्या क्या थेरेपीज दे सकते हैं। शरीर का सबसे अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें, पंचकर्मा के थ्रू, भूपेंद्र जी। ठीक है, आप देखोगे हम अभी चलो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से ही बात करते हैं। सबसे पहले शुगर की बात करते हैं। अगर आपको शुगर है, आपको वमन कराना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपके शरीर से कफ दोष को बाहर निकालेगा, ये आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा। इसके अलावा इसमें चाहिए बस्तियां, जिसमें हम देते हैं तिक्त क्षीर बस्तियां डायबिटीज में, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। नीम करेला थेरेपी कराते हैं इसमें, स्नेहन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, विरेचन भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। तो अगर आपको डायबिटीज, आपके लिए थेरेपीज बनी है। इसके अलावा अगर आपको हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में हम स्नेहन भी कराते हैं, स्वेदन भी कराते हैं, पर बहुत देख रेख में होता है ये हार्ट पेशेंट्स का। ठीक है, इसमें वमन विरेचन वैसे बहुत ज्यादा अगर आपकी दिक्कत है तो कभी कभी नहीं भी कराते हैं, पर अगर कराना पड़ जाए तो हमें बहुत ध्यान से पेशेंट की नाड़ी, उसका जीव, उसकी प्रकृति, उसके दोष, उसकी दुष्य, उसकी धातुएं, उसकी अग्नि, वो सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ती हैं। जब वो सारी चीजें एनालाइज करते हैं तो हम उसका जो थेरेपी है वो डिसाइड करते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हमने बात की, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए हम लीच थेरेपी कराते हैं, आपके खून को पतला करती है ये। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल मतलब आपके शरीर में, हम आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं पित्त बढ़ गया है। पित्त की चिकित्सा विरेचन से होती है, विरेचन कराते हैं हम इसमें। इसके अलावा हम बस्तियां देते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा मैंने बात की थी बीच में इंटरनल इन्फ्लेमेशन की, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए अगर मेटाबॉलिक रेट इनबैलेंस होने की वजह से, उसमें हम वैतरण बस्तियां देते हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। रुक्ष पोटलियां अगर आते हैं तो बहुत अच्छे से आप अपनी बॉडी को रेजुविनेट कर सकते हो इन्हीं के थ्रू।
पर बात है, अपनी आपको अग्नि जाननी पड़ेगी, आपको अपने दोष जानने पड़ेंगे, दुष्ट जानने पड़ेंगे, अपनी धातुओं की स्थिति देखनी पड़ेगी, अपनी अग्नि का स्टेटस देखना पड़ेगा। वो देखने के लिए हमें एक बार डॉक्टर से 1-on-1 मिलना पड़ता है। जब आप एक बार मिलते हो, वो आपके अकॉर्डिंग दवाइयां देता है। देखो, थेरेपी तो सबके लिए सेम होती है, पर थेरेपी के अंदर क्या दवाई डल रही है वो डिफरेंट है, वो सबके लिए सेम नहीं हो सकती। वो किस चीज में क्या चीज किस रेशो में डालनी है, नहीं डालनी है, किसके लिए क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं आपकी अग्नि पर। आयुर्वेद, इसीलिए हम आयुर्वेद में रिवर्सल की बात करते हैं। एलोपैथी में तो एक दवाई है, वो आप सबको दे दो। किसी को बुखार है वो पैरासिटामोल ही खाएगा, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कैंसर का पेशेंट है, किसी और बीमारी का पेशेंट है, वो पैरासिटामोल ही खाएगा। हाँ, उसकी डोजेज कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। बच्चा होगा वो सिरप की फॉर्म में ले लेगा, अडल्ट होगा तो वो टैबलेट की फॉर्म में ले लेगा, पर दवाई सेम रहती है। पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में अगर आपको बुखार भी है तो भी आपकी बुखार के लिए कम से कम 100 से ऊपर दवाइयां हैं। और वो चीज आपको देख के, आपकी प्रकृति देख के पता चलती है। ऐसे हम वो रैंडम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। वो चीजें तब देख के पता चलती हैं होने को। जैसे अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे जिन्होंने बताया, मेरे वाइफ का कैंसर मार्कर ही 350 से नीचे आ गया। अगर यही केस एलोपैथी में होता तो कीमो चलता, रेडियो चलता, सर्जरी एडवाइस करते, या बहुत सारी चीजें होती हैं। पर उनका कैंसर मार्कर 300 प्लस से 100 आ गया, यानी कि 3 गुना कम हो गया। 3 गुना कम कैसे हुआ? पंचकर्मा थेरेपी से हुआ, आपकी डाइट में बदलाव करके हुआ, आपकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए तब हुआ। तो अगर उनका हो सकता है, उनकी अगर कैंसर जैसी बीमारी का जो मार्कर है वो 3 गुना, आपका 3 गुना भी क्या बोलूं मैं, 300 से अगर 100 आ गया है, आधे से भी आधा ही रह गया है, तो आपको, अगर जो आपकी बीमारी है, छोटे मोटे आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बीपी शुगर, क्या ये ठीक नहीं हो सकते हैं। पर मैटर करता है आपका डिटॉक्स होना, आपकी डाइट के अंदर चेंजेस होना। अपनी डाइट के अंदर तो देखो चेंजेस करने ही पड़ेंगे। अगर हम सही से डाइट ले रहे होते, सही से अपने लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे होते, जो चीजें करने वाली हैं वो कर रहे होते, तो हमें ये बीमारियां होती क्यों? जो चल रहा है उसके साथ आज हम बीमार हैं। तो वो जो चीजें चल रही हैं उसमें अगर कुछ चेंजेस लाके देख लो, है ना, तो हम ठीक भी हो सकते हैं। तो अभी एक कॉलर से और बात कर लेते हैं। आप लोग सभी अपनी रिपोर्ट्स इस नंबर पे डाल सकते हैं, आपकी टीम के साथ बात हो जाएगी। 7710371037। मैं फिर से नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 7710371037, प्लीज। तो इस नंबर पे आप बात करके डॉक्टर अभिषेक से बात कर सकते हो, या इनके साथ और भी इनके डॉक्टर्स की टीम है जिनसे आप बात कर सकते हो, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स के साथ रेगुलर फॉलोअप में है। पिछले कई सालों से ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को रिजल्ट्स दे रहे हैं। चाहे किडनी का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, लिवर का पेशेंट है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं, उन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो एक बार आप इस नंबर पे बात करके डॉक्टर अभिषेक से या उनकी टीम से आप बात कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप मेरे साथ मिल सकते हो 2 लोकेशंस पे। एक है जीरकपुर, जो कि हमारा सबसे पहला सेंटर है। सबसे पहली ओपीडी हमारी यहीं पे शुरू हुई थी, जीना सीखो की। जीना सीखो की शुरुआत इस सेंटर से हुई थी। तो यहाँ पे आके आप मुझसे मिल सकते हो। यहाँ पे ये जो लोकेशन है जीरकपुर, ये हमारा पड़ता है बल्टाना के एरिया में। यहाँ पे आप प्लीज ये एड्रेस एक बार यहाँ पे शेयर कर दीजिए। आप यहाँ पे आके मुझसे मिल सकते हो। हमारे यहाँ पे पंचकर्मा की फैसिलिटी भी है। यहाँ पे एक डे केयर सेंटर है जिसमें ऑलमोस्ट रूटीन में हमारे पास 20 से 25 पेशेंट्स की थेरेपीज यहाँ पे होती हैं। तो अगर आप मेरे से डायरेक्ट यहीं पे मिलना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मिल सकते हो। यहाँ पे हम हर तरीके के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो लिवर है, इनफर्टिलिटी है, कैंसर है, किडनी है, आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स के इश्यूज हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं। हर तरीके के पेशेंट्स को हम यहाँ डील करते हैं। और हमारे इस सेंटर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे आपको इसी सेंटर में मिलेंगे। तो अगर आप मुझसे डायरेक्ट यहाँ मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। मैं एक बार दोबारा लोकेशन बोल देती हूँ। जीरकपुर, जो कि बल्टाना में है, SCO 11 कलगीधर एनक्लेव। तो यहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हो। सेकेंड थिंग, हर बुधवार को आप मुझसे मिल सकते हो पंचकुला में। पंचकुला में हमारा एक हॉस्पिटल है जो कि अमरावती लोकेशन में है। वहां पे आप मुझसे सिर्फ बुधवार को मिल सकते हो। अदरवाइज अगर आपको मुझसे यहाँ पे मिलना है तो आप बल्टाना में जीरकपुर में मिल सकते हो। मंडे टू सैटरडे, संडे छोड़ के आप मुझसे यहाँ मिल सकते हो। तो यहाँ पे मिलके हम आपका सारा नाड़ी, जीभ,
हर एक चीज देख के, आपकी अग्नि देख के, आपकी धातुओं का स्टेटस देख के, आपकी डिटेल हिस्ट्री लेके आपका यहाँ पे पंचकर्मा के थ्रू हम आपको डिटॉक्स कर सकते हैं। और बहुत सारी सालों पुरानी भी आपकी कोई बीमारी क्यों ना हो, हम कोशिश करेंगे आपकी दवाइयां जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी हम आपको दवाइयों से मुक्त कर सकें, आपके डाइट लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकें, आपको डिटॉक्स करके शरीर में पुराने जितने भी टॉक्सिन्स पड़े हैं उसको आपकी बॉडी से रिमूव कर सकें, और फर्दर जो भी आपकी बीमारियां चल रही हैं उससे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसको भी कहीं ना कहीं हम आपको उससे निजात आपको दिला सकें। वो सारे के सारे हम आपके ट्रीटमेंट्स यहाँ पे करेंगे। आपको आपकी बीमारियों के अकॉर्डिंग जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो सारा का सारा आपको हम देंगे। अभी एक क्वेश्चन मैं लास्ट में ले लेती हूँ। अनिल कुमार जी कह रहे हैं हमारी वाइफ को टॉयलेट कंट्रोल नहीं होता है। देखो ये जो प्रॉब्लम है ये होता है, पुअर ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है कई बार फीमेल्स में, और अक्सर ये तब होता है जब किसी फीमेल की पेल्विक सर्जरी होती है। और हो सकता है पवन जी, सॉरी अनिल जी, हो सकता है कि आपकी जो वाइफ हो उनको वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला हो, ये भी बहुत कॉमन होता है जिसमें हमेशा ऐसा लगता है कि यूरिन लीक हो रहा है। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा क्यों हो रहा है। कई बार ये सिंपल यूटीआई की वजह से भी होता है कि बार बार पेशाब आता है, रीजन क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो एक बार आप फिर से मैं एक बार नंबर दिखा देती हूँ। तो एक बार आप उस नंबर पे अपनी डिटेल्स शेयर कीजिए, डॉक्टर अभिषेक से आप बात कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप बल्टाना में मिल सकते हैं। और अगर अभी भी आप लोगों की कोई क्वेरी रह गई है, क्योंकि देखो एक वेबिनार में सारे लोगों से तो हम बात नहीं कर सकते, एक बार एक नंबर बता देती हूँ, 7710371037, ये जो नंबर है सारे एक बार नोट कर लो, मैं बोल भी रही हूँ और स्क्रीन पे आपको ये नंबर दिखाई भी दे रहा होगा, 7710371037। ये जो नंबर है इस पे आप अपनी रिपोर्ट्स भेज दो। और अगर आपको डॉक्टर अभिषेक से कनेक्ट करना है डायरेक्ट बोल सकते हो, उनके साथ आप एक बार बात कर लो। और अगर आपको मेरे साथ मिलना है तो डायरेक्ट आप मेरे साथ बल्टाना में, जो कि जीरकपुर में है, SU11 कलगीधर एनक्लेव, वहां पे आप मिल सकते हो। ठीक है, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप इस नंबर पे एक बार टेक्स्ट करके अपनी डिटेल्स पूछ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हो। क्योंकि देखो एक वेबिनार में जो कि हमारा लगभग 1-1.5 घंटे का होता है, उसमें सब लोगों को आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं होता कई बार, है ना। और 250 के आसपास हमारे पास पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, तो 250 लोगों से एक साथ एक ही वेबिनार में तो नहीं बात हो पाएगी। इसीलिए देखो बहुत सारे लोगों के ना क्वेश्चंस कॉमन भी होते हैं। अब जितने लोगों से हमने बात की है उनके थ्रू बहुत सारे और भी ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको सेम प्रॉब्लम चल रहा होगा, तो उनको भी हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं सेम चीजों के साथ एड्रेस करने की। और स्टार्टिंग में इसीलिए हम जनरल बातें बताते हैं कि क्या चीज है, क्यों है, कैसे ठीक हो सकता है, वो सारी बातें जनरल जो हम इंट्रोडक्शन देते हैं वो इसीलिए देते हैं ताकि आपको, जिन लोगों से नहीं भी बात हो पाती है, उन सबको भी हम एक सेम मैसेज दे सकें। पर फिर भी अगर आपको मुझसे डायरेक्ट मिलना है तो मैं आपको फिर बोलूंगी, आप बल्टाना में जो कि जीरकपुर में है, SU11, वहां पे आके मिल सकते हो। तो हम 1-on-1 यहाँ पे आपका कंसल्टेशन करके आपकी थेरेपीज या जो भी ट्रीटमेंट रहेगा वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, ऐसे ही बहुत सारे और सेशंस के साथ हम आपके साथ रेगुलर मिलते रहते हैं। मेरा सेशन हर ट्यूसडे को तो होता ही है। इसके अलावा बीच बीच में और भी सेशंस होते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिससे आपको मेरे सेशंस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो रेगुलर आपके साथ वेबिनार्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। वेबिनार्स का एक ही मोटिव है, आपको आपकी बीमारी के बारे में गाइड करना। आपको करना क्या है, आपको एक रोड मैप देना कि आपको ये दिक्कत के लिए ये रास्ता अपनाना है, ये चीज से आप अपनी दवाइयों से भी बच सकते हो, क्योंकि दवाइयां सारी उम्र खाना इलाज नहीं है। ठीक है, आप हेल्दी तब हो जब आप कोई मेडिसिन नहीं खा रहे। पर हाँ, अगर हमें अभी प्रॉब्लम है, अभी हमारे सिम्टम्स हैं, हमारी रिपोर्ट्स गड़बड़ हैं, अभी हमें दिक्कत हो रहा है, तो हमें कुछ समय के लिए दवाई लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय डिटॉक्स कराने में कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा एक टाइम जरूर आता है जब हम इन दवाइयों से कहीं ना कहीं फ्री हो जाते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कुछ समय के इलाज के बाद या कुछ डाइट लाइफस्टाइल में चेंजेस के बाद अपनी दवाइयों से फ्री भी हो जाते हैं। तो अगर आपको बात करना है तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो। नंबर आपको एक बार लास्ट में मैं दोबारा दिखा देती हूँ, 771037 इस नंबर पे अपनी डिटेल्स शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे साथ मिलना चाहते हैं, मैं आपको लोकेशन बता चुकी हूँ। और बाकी
कंसल्टेशन के लिए आप डॉक्टर अभिषेक से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर डॉक्टर हैं और सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में इनकी मास्टरी है। तो आप डायरेक्ट इनसे भी कहीं ना कहीं बात कर सकते हो। और ऐसे ही और भी बहुत सारे वेबिनार्स के साथ हम आपके साथ टाइम टू टाइम कनेक्ट करते रहेंगे।